ठीक है जी। Recording in progress. बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन कहाँ से शो होती है? कहाँ से शो होगी? शेयर। नहीं मैडम अभी तक नहीं हुई। एक मिनट, लेट मी फिगर आउट। शेयर स्क्रीन। हो रही है शेयर मेरी स्क्रीन आपके साथ? नहीं मैडम अभी नहीं हुई। अब हो रही है। अब हो रही है। ओके। जी जी हो रही है। अब ये सब हटेगा कैसे? कुछ भी नहीं आता। हो गई है शेयर। अब ये नाम कैसे हटाने? ये तुम लोग कहाँ से जाओगे? हमें आपकी स्क्रीन बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, आपको शायद उसमें अच्छा। हो रहा ओके होगा। ओके, हाँ मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। ओके। ठीक है। हमें नहीं नजर आ रहा। क्या नहीं नजर आ रहा? हमें ठीक नजर आ रहा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं ओके। नजर आ रहा। चलो ठीक है, मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। FGR। थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम तो सबको याद होगी ना अपनी बचपन की। ठीक है। हमारे पास बेबी की सर्कुलेशन में तीन जो है नॉर्मल शंट होते हैं। डक्टस स्पिनोसिस, फोराmen ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसिस। ये शंट्स इसीलिए होते हैं कि जो लिवर और लंग में ब्लड जाना होता है उसको बाईपास करके डायरेक्टली जो है वो ब्लड की फॉरवर्ड सर्कुलेशन होती रहे। मेन जो ऑक्सीजन की सोर्स है वो प्लेसेंटा है। अब नॉर्मली हमारी प्रेगनेंसी में क्या होता है कि नॉर्मली प्लेसेंटा एक्ट एज अ स्पंज। स्पंज से मुराद ये है कि फॉरवर्ड सर्कुलेशन होती है। जब पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू आना होता है, वो बहुत आराम से विद लो रेजिस्टेंस एंड हाई स्पीड वापस से प्लेसेंटा में एब्जॉर्ब होता है। तो प्लेसेंटा एक्ट एज अ स्पंज इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट व्हेन इट इज डिजीज्ड तो याद होगा थोड़ा बहुत कि ये एक्ट एज अ वॉल। ठीक है, ये स्टिफ हो जाता है। वो जो रेजिस्टेंसेस हमें मिलती है ना डॉपलर की आर्टरीज में, वो इसलिए मिलती है क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो ये स्टिफ हो जाता है और ये ब्लड को पुश बैक करता है, या ब्लड रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि ब्लड में कि ये फिर हमें डॉपलर खराब दिखता है। ठीक है ना, वो जो रेजिस्टेंस इंडेक्स और SD रेशियो जो इंक्रीज मिल रही होती है वो इसीलिए मिल रही होती है क्योंकि प्लासेंटा से वापस ब्लड जा रहा होता है बेबी की तरफ, जो कि नॉर्मली नहीं जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा पाथवे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन रिच जो सोर्स है हमारी मेन प्लेसेंटा है, वहां से जो है वो मम्मा और बेबी का ब्लड मिक्स होता है, वहां से ही ब्लड को ऑक्सीजनेट होकर पूरी बॉडी में आना होता है थ्रू द अम्बिलिकल वेन भी। ठीक है, लिवर को बाईपास करते हैं थ्रू द डक्टस वेनोसिस, ये आपको पता है। फिर इंफीरियर इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है ब्लड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक शंट है फोराmen ओवेल, जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पुश करता है। ठीक है, उसके बाद जो है मोस्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आ गया वो फिर वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन आउट आउट थ्रू द एओर्टा एंड देन टू हार्ट। अब नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है लंग्स की तरफ जाता है, जो नॉर्मल हो कि लंग्स ऑक्सीजनेट करते हैं, लेकिन बेबी के तो लंग्स फुल ऑफ फ्लूइड है, वहां से जो है वापस आता है। और क्योंकि हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस है तो डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू जो है ये फिर डिसेंडिंग एओर्टा में चला जाता है। फिर हमारा ब्लड जितना भी डिसेंडिंग एओर्टा बच्चे का होता है वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू वेस्ट और CO2 लेकर ब्लड प्लेसेंटा की तरफ चला जाता है। यहाँ तक क्लियर? आगे चलूं? जी। ठीक है। ओके। ओके। अब ये सब चीजें हमने रिवाइज तो कर ली, अभी हमें डॉपलर पे कैसे जो है ये सर्कुलेशन हमें मिलती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जब प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने बता दिया प्लेसेंटा बहुत सॉफ्ट होता है। हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पहले देखते हैं क्योंकि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ये में ही जो है वही हमारा मेनली जो है ब्लड लेके जा रही होती है। ठीक है, इसी की हम सिस्टोलिक पीक और डायस्टोलिक पीक देखते हैं। ये कर्सर पता नहीं क्यों कहाँ जा रहा है। ओके।
ठीक है। अब ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ डाला है ताकि आपको सिस्टोलिक पीक और डायस्टोलिक पीक का पता चल जाए। ठीक है, ये सिस्टोलिक पीक हो गई और ये जो है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम देखते हैं ना, ये एब्सेंट है, रिवर्स है, ठीक है, प्रेजेंट है, ये हम ये इस वाले जो डिप है ना, यहाँ से लेके मेन लाइन तक हम लोग डायस्टोलिक फ्लो को देख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल एक कार्डियक साइकिल है। सिस्टोलिक पीक आई और डायस्टोलिक। नॉर्मली क्या होता है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है ना, तब भी ब्लड फॉरवर्ड फ्लो हो रहा होता है और प्लासेंटा की तरफ जा रहा होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फीटस। ठीक है, अब ये फिर हमें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी सारी इन्होंने लेबल की हुई है और ये यही चीजें हम लोग देखते हैं। हमारा मकसद बस ये है कि डॉप्लर पे हमें ये चीज, आपको डॉप्लर की पिक्चर भी दी जा सकती है, पहले देते होते थे जब हमारा पैटर्न चेंज था, अब शायद नहीं देते। यू नेवर नो, आगे जाके दे भी सकते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत डॉप्लर की पिक्चर्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये हो गई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पीक्स। अब होता क्या है एफजीआर में कि जब प्लासेंटा डिजीज होता है ड्यू टू एनी कॉज, तो अब ये स्टिफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस कॉज होगी अम्बिलिकल आर्टरीज में, और ब्लड जो है, जो पहले इनकमिंग ब्लड था टुवर्ड्स द प्लेसेंटा, वो बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक मींस कि वापस से हार्ट की तरफ जाएगा, हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब हमें जो डॉपलर की फाइंडिंग्स मिलती हैं हमारे सिनेरियोज में, वो क्या होता है, हम पहले हम लाइकल आर्टरी जब उनसे मांगते हैं वो हमें एसडी रेशियो, सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो देते हैं, वो बढ़ी हुई होती है। अब वो आपको वीक्स के हिसाब से पता है कि 30 वीक्स तक जो है वो 3 से कम होनी चाहिए, फिर टर्म पे जाके वो 2 से कम हो जाती है। हमें वो टर्म पर नियर टर्म वो हमें 3 से ज्यादा दे देते हैं, तो हमें पता है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो बढ़ी हुई है, इट मीन्स के अम्लाइकल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होगी। हम पल्सैलिटी इंडेक्स मांगते हैं और फिर साथ ही हम एंडास्टोलिक फ्लो मांगते हैं। नॉर्मली एंडास्टोलिक फ्लो शुड बी प्रेजेंट, वो मैंने पिक्चर में दिखा दिया। हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, रेड्यूस्ड, पहले रेड्यूस होता है। ठीक है, रेड्यूस मींस के पहले जो है ब्लड जो केप्ट ऑन फ्लोइंग था वो फॉरवर्ड जा रहा था ड्यूरिंग द डायस्टोल, वो अब पहले थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हमें रेड्यूस अम्बिलिकल आर्टरी एंडास्टोलिक फ्लो मिलता है डॉपलर में। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम अपनी मैनेजमेंट लेके जाते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रेजिस्टेंस ठीक नहीं होती, बढ़ती रहती है, अब जो है वो एब्सेंट हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। ठीक है, पहले कम फ्लो होता है ब्लड का प्लेसेंटा की तरफ, फिर रुक जाता है। जब रुकता है तो हमें मिलता है एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो। ठीक है, ये एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो मिलता है। इवेंचुअली जब बहुत ज्यादा सीवियर केसेस होते हैं, बेबी जो है वो ट्रीट नहीं होता या मॉनिटर नहीं हो रहा होता या उसकी पैथोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर अब इतना स्ट्रांगली वो पुश बैक होता है प्लेसेंटा की तरफ से बच्चे की हार्ट की तरफ कि अब जो है ना उसका जो एंडास्टोलिक फ्लो है वो रिवर्स आने लग जाता है। ठीक है, ये है पिक्चर। दिस इज नॉर्मल, ए वाली जो है वो नॉर्मल है, ये हमारी सिस्टोलिक कर्व है, ये हमारा डायस्टोलिक फ्लो है। ठीक है, सिस्टोलिक कर्व, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक पीक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। दिस इज नॉर्मल। सिस्टोलिक ये क्या है, डायस्टोलिक क्या है यहाँ पर, एंड डायस्टोलिक फ्लो, एब्सेंट एब्सेंट हो गया। ये एब्सेंट हो गया। ठीक है, आपको यही देखना होता है पिक्चर में। ठीक, ये सेकंड स्टेज था। उसके बाद अच्छा, ये रेड्यूस का यहाँ पे नहीं है पिक्चर, ये जो गैप होता है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम हो जाता है, इसका जो तो आपको पता चल जाता है कि इट इज रेड्यूस्ड एंडास्टोलिक फ्लो। ठीक है, पहले रेड्यूस हुआ फिर एब्सेंट हुआ, देन इस लाइन से नीचे दिस इज रिवर्स। रिवर्स हो गया। रिवर्स रिवर्स मतलब ये हुआ कि अब बेबी जो है वो इमिनेंट कॉम्प्रोमाइज में जा रहा है, वी हैव टू टेक एक्शन। ठीक हो गया। और जब ये एंडास्टोलिक फ्लो खराब हो रहे होते हैं, 70 to 80% जो ब्लड फ्लो होता है ना अम्बिलिकल आर्टरी में, वो खराब हो जाता है, बेबी की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है। अब मैं आपको ओवरऑल सीक्वेंस बता देती हूँ। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डॉपलर पहले जो है वो डॉपलर मांगना है अर्ली में, फिर हमने एमसीए मांगना है। वो हम क्यों मांगते हैं, किस बेसिस पे मांगते हैं, तो वी शुड नो द सीक्वेंस कि डॉपलर किस तरीके से खराब हो रहा होता है। सबसे पहले देखो हमारे पास है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर अब तुम लोगों ने गाइडलाइन डिवाइस कर ली होगी,
यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हम 18 to 24 वीक्स के बीच में कराते हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर्स हमें मिलते हैं, मॉडरेट या हाई रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं, तो हम इसके थ्रू प्रीक्लेम्शिया और अर्ली एसजीए को हम प्रिडिक्ट करने के लिए यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाते हैं। फिर जिसमें ये खराब आती है ना, फिर हम फौरन से अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करवाते हैं। ठीक है मैडम ये रिवाइज करेंगे, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 18 से 24 वीक्स? हाँ जी, 18 to 24 वीक्स के बीच में आप कराते हो, लेकिन सब में नहीं कराते। आपको हिस्ट्री में जब एफजीआर के रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं ना, देन यू गो फॉर द यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। प्लस आप उन्हीं हिस्ट्री के बेसिस पे 12 वीक्स के बाद से पेशेंट को एस्पिरिन भी दे देते हो 75 to 150। ठीक है, डॉपलर की फाइंडिंग फिर डिसाइड करती है यूट्राइन वाले की कि इस पेशेंट का हमने आगे चल के अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करवाना है या नहीं करवाना। ये मैं आपको बिल्कुल हिस्ट्री से सीक्वेंस बता रही हूँ। ठीक है, एक तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का आपको काम पता है कि प्रीक्लेम्शिया को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन एफजीआर के लिए हम क्या करते हैं, हम अर्ली प्रिडिक्ट करने के लिए अर्ली ऑनसेट एसजीए को एफजीआर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं बाय द यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। ये रोल है इसका एफजीआर। ठीक है, अच्छा बेसिकली देखो, जब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो पहले यूट्राइन आर्टरी डॉपलर खराब होगा ना। ओके, अब आ जाते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर प्राइमरीली हमें बताती है कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है या फिर जो कार्डियक साइकिल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पूरे कार्डियक साइकिल में अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर को हमने देखना होता है। इसी से हम पहले जो है ना प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे कुछ खराबी है या नहीं। इसमें खराबी होगी तो बाकी फिर चीजों में खराबी शुरू होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर। इसके मैंने स्टेप्स आपको 3 बता दिए, एब्सेंट, रेड्यूस्ड, एब्सेंट एंड रिवर्स। जब ये रिवर्स होने लगता है तो फिर अब मिडल सेरेब्रल आर्टरी का काम आ जाता है। बेबी सेंसेस हाइपोक्सिया, ठीक है, तो फिर बेबी जो है उसका ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, वो कॉम्पनसेशन शुरू कर देता है। ठीक है, स्ट्रेस को बेयर करके। तो दैट्स वाई फिर हमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी का पल्सैलिटी इंडेक्स कम मिल रहा होता है, क्योंकि उसमें वेलोडाइलेशन हो जाती है एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, देन इन द एंड डक्टस वेनोसिस डॉपलर। इन द एंड का मतलब ये हुआ कि जब अब हार्ट से भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, सारा ब्लड ही जो है वो जब ब्रेन को जा रहा है, तो अब हार्ट तो डिकम्पनसेट होगा। फिर क्या होगा, लास्ट में डक्टस वेनोसिस डॉपलर खराब होता है। ठीक है, ये है सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस। अम्बिलिकल आर्टरी का पल्सैलिटी इंडेक्स हमें बढ़ा हुआ मिलता है, मोर देन 95th परसेंटाइल। ठीक है, सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो और एमसीए पल्सैलिटी इंडेक्स जो है वो हमें ड्रॉप मिला हुआ होता है। ये वही स्टेज है कि जो सेरेब्रो प्लेसेंटल रेशियो होती है ना, बेसिकली ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर से निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर एब्सेंट एंड, ये सब साथ साथ चल रहा होता है। एब्सेंट एंडाइस्टोलिक फ्लो आपको अम्बिलिकल आर्टरी में मिल रहा होता है, रिवर्स एंडाइस्टोलिक फ्लो मिलता है। फिर क्या होता है, डक्टस वेनोसिस डॉपलर का पर्सैलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। अल्टीमेटली इसका डक्टस वेनोसिस का जो ए वेव होता है वो या तो एब्सेंट होगा या रिवर्स होगा। ठीक है, जब ये रिवर्स तक पहुंच जाता है, फिर एंड में आपको पता है वेन पल्सेट नहीं करती, लास्ट में इस रेजिस्टेंस की वजह से उसको ब्लड नहीं मिल रहा बच्चे को सही से, तो अब अम्बिलिकल वेन भी पल्सेटाइल करने लग जाती हैं, उनमें भी पल्सैलिटी आने लग जाती है ऑन द डॉपलर। फिर अल्टीमेटली सीटीजी खराब हो जाती है, बायोफिजिकल प्रोफाइल में खराबियां शुरू हो जाती है। इन द एंड बेबी स्टिल बर्थ में चला जाता है ड्यू टू क्रॉनिक हाइपोक्सिया एंड एसिडिटी। ये पूरा सीक्वेंस है, आसान करके जो पीछे बताया है ये है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई क्वेरी समझ आई? डॉक्टर पलवशा, जो सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो है इसका फंक्शन अर्ली एफजीआर में होगा या लेट में होगा? ये तो फिर अर्ली अर्ली में होगा ना? इसका लेट में होगा, इसका लेट लेट में में होगा। होगा। इसकी अब मैं रीजन तुम लोगों को बताती हूँ। यहां तक समझ में आ गई है डॉक्टर की सारी स्टोरी? कोई प्रॉब्लम? मैडम एक बात पूछनी है, अस्सलाम वालेकुम, कि जो है वो इसमें मिडिल सेरेब्रल में पीआई कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस पल्सिटी इंडेक्स कम होगा, क्योंकि उसमें फ्लो जा रहा है, बढ़ रहा है, ब्रेन स्पेयरिंग हो रही है, और साइमल्टेनियसली डक्टस वेनोसिस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसका आरआई जो है ना वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही होगा ना? हाँ 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 सही बता रही हूँ ना हाँ, मैं? ये बिल्कुल इसी सही है, वजह से ऐसे ही है, ऐसे ही है। सही है।
डॉक्टर देखो कलबशा ये ब्लड, पाथवे एक दफा दोबारा बता दें जो आपने अभी बताया है। दिस वन, जी। इट्स वेरी इजी। देखो अम्बिलिकल आर्टरी जब खराब होगा उसके बाद मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना वो जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी में ब्लड ज्यादा जाएगा, अब उसके वाइटल ऑर्गन को जाएगा। हार्ट बेबी जो है वो सेंस करेगा कि हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड उसका अब ब्रेन की तरफ जाने लग जाएगा। ब्रेन की तरफ जाने का मतलब क्या है, देखो इसको थोड़ा समझो। फ्लो ज्यादा का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम है ना, ब्लड वेसल जब डायलेट होंगी तो उसमें फ्लो तेजी से जाएगा ना, तेजी से जा रहा है जब, तो उसका जो पल्सैलिटी इंडेक्स है वो कम होगा। पल्सैलिटी इंडेक्स तभी बढ़ता है जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती। मतलब एक पाइप है, उसमें अगर कुछ चीजें फंस गई तो उसमें से ब्लड मुश्किल से जाता है ना। जस्ट लाइक आपके जो हम्म पाइपलाइंस हैं जब वो ब्लॉक हो जाती हैं, थोड़ी पार्शली ब्लॉक होती, उसमें से जो पानी होता है वो मुश्किल से जाता है ना, प्रेशर भी हम्म ज्यादा हो जाता है और वो मुश्किल से भी जाता है, ऐसे ही है ना। हम्म अब वो ठीक फ्लो है। क्या हो गया, स्लो हो गया, क्लॉगिंग की वजह से। हम्म ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई मतलब पल्सैलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, हम्म अब हम्म अगर ये इसको उल्टा लो, अब इसको नॉर्मल लो, नॉर्मल पाइप है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कैसे जाएगा पाइप में से पानी? तुम एक तरफ से डालोगी, दूसरी तरफ से स्पीड से निकल जाएगा, ऐसे ही होगा, हाँ जी। है ना। इसी हाँ वजह जी से कि ब्रेन को तेजी से ब्लड जाए, ब्रेन डेथ ना हो हाइपोक्सिया की वजह से, जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो वेदोडाइलेट हो जाती है कि उसकी तरफ हम्म, कम ब्लड है ना, अब बच्चे की तरफ जा रहा, जी। प्लेसेंटा ऑक्सीजनेट हो के बार बार आ ही नहीं रहा, प्लेसेंटा तो वेलकम कर ही नहीं रहा, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बस जा रहा है ब्रेन की तरफ। पहुंचाने के लिए पाइपलाइन क्लियर की जा रही है, उसको वेदोडाइलेट किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ जो उसकी पल्सैलिटी इंडेक्स नॉर्मल होती है, वो जो नॉर्मल है वो उससे कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी मींस रेजिस्टेंस भी कम है। हम्म ठीक है, तो उल्टा ठीक है, है बस इसको ठीक है। उल्टा जानो। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में पल्सैलिटी इंडेक्स तुम्हें बड़ी मिलेगी, बड़ी हुई मिलेगी तो मींस वो पैथोलॉजिकल साइन है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी में जब पल्सैलिटी इंडेक्स तुम्हें लेस देन 5th परसेंटाइल मिले, मींस के सारा ब्लड जा रहा है ब्रेन को। क्यों जा रहा है? ये एक स्पेयरिंग हम्म मैकेनिज्म है, ये हम्म कॉम्पनसेशन है। अभी डिकम्पनसेशन नहीं हुई है। डिकम्पनसेशन तब होती है जब डीवी डॉपलर भी खराब हो जाता है। हम्म ठीक है, डीवी डॉपलर ठीक तब है। खराब और होगा जब राइट एट्रिया, ये जो राइट एट्रिया है, ये सारा ब्लड बैक हो होके वेंट्रिकल्स भी डायलेट हो गए, इधर इतना ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, पुश हो होके राइट एट्रियम जो है ये भी जो है अब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तब डीवी में वापस ब्लड आना शुरू होगा। डीवी डॉपलर एंड में खराब होगा, समझ आई। और जब डीवी डी डॉपलर खराब हुआ तो अम्बिलिकल वेन पल्सेट करने लग जाएगी। पहले हम यूं जा रहे थे, अब हम यूं आ रहे हैं। गेटिंग माय डीवी डॉपलर बेसिकली ये उस चीज को शो करेगा कि ब्लड सारा पंप बैक कर रहा है एट्रियम के अंदर हाँ जी, और वेंट्रिकल एट्रियम के, हाँ राइट जी, में। हाँ अब पीछे आ रहा है ब्लड सारा, इंफीरियर वेना केवा में आ रहा है, ठीक राइट है। एट्रियम से। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो एम्बिलिकल वेन है उसकी पल्सिटिलिटी इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी। देखो अम्बिलिकल वेन नॉर्मली तो पल्सेट नहीं करती ना चंदा, वेन्स ये पल्सेटाइल हम्म करने लग जाएगी, अब उसमें इतना जो है वो ब्लड आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, जी। तुम सिर्फ सीक्वेंस याद करो, इस सीक्वेंस पे ही तुम अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स मांगोगी। ये रिकॉर्ड हो रही है, सुन लेना, दोबारा सुन लेना। ठीक है, अब डॉपलर पर आ जाओ। फेजेस एफजीआर के फेजेस मैंने वैसे तुम लोगों को पीछे बता दिए। फेज 1 यही है कि अम्बिलिकल आर्टरी पल्सैलिटी इंडेक्स आपको बढ़ी हुई मिलेगी। जब ये बढ़ेगा तो एंड डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट होगा, पहले फिर रिवर्स होगा। इट मीन 70% बच्चे की सर्कुलेशन ऑब्लिटरेट हो चुकी है अंटिल दिस स्टेज। ठीक है, फेज 2 में क्या होता है, फीटल सेंसेस डिप्राइव्ड ऑक्सीजन एंड ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट स्टार्ट्स, ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। देन कम्स द मिडल cerebral artery, it vasodilates and its pulsatility index decreases। ठीक है, अल्टीमेटली
सेरेब्रोप्लासेंटल रेशियो ड्रॉप्स, ये रेशियो निकलती है, देखो रेशियो दो चीजों को डिवाइड करके ही निकलती होती है, रेशियो निकलती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी से और अम्बिलिकल आर्टरी से, ठीक है, ड्रॉप हो जाती है। ये आपको वही निकाल के इसमें देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डॉक्टर पलवशा, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है सेरेब्रल प्लेसेंटल रेशियो में? किसको ऊपर रखते हैं, किसको नीचे रखते हैं? दैट्स आई डोंट नो, और इसकी डिटेल में तुम लोगों को जानने की भी जरूरत नहीं, इतना मुझे पता है कि मेनली इस रेशियो में मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, तो डिनोमिनेटर यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, गूगल कर लेना, सही है। मैंने ये पढ़ा था कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है ना इसमें ज्यादा काउंट करती है इस रेशियो में, क्योंकि अब तो ये काम कर रही है ना, अब तो कंपनसेशन ये कर रही है ना, वो तो खराब हो गई और ये ड्रॉप होती है। यहां से तुम लोग क्लू लगा लो कि पल्सैलिटी इंडेक्स डिक्रीज इसकी हो रही है, सीपीआर भी कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिडल सेरेब्रल आर्टरी की पल्सैलिटी इंडेक्स कम हो रही है, ठीक है। एंड ये रेशो आपको वो दे देगा कि ये कम है, आपको रेडियोलॉजिस्ट दे देगा खुद ही, आपको बस पता होना चाहिए इसके बाद मैंने ये मांगना है या मुझे पता है कि ये खराब होती है, अगर जरूरत पड़े तो नौबत आए तो यू शुड नो ऑल द प्रोसेस बिहाइंड। एंड में कार्डिक फेलियर स्टार्ट हो जाता है वंस ब्रेन स्पेयरिंग मैक्स्ड आउट, हार्ट स्टार्ट्स फेलिंग, अब डीवी डॉपलर जो है वो खराब हो जाता है, इसका मतलब कार्डिक डिकम्पनसेशन हो रही है, बच्चे की इमिनेंट डेथ होने वाली है। सो डीवी डॉपलर इज द लेट साइन ऑफ बच्चे का कॉम्प्रोमाइज। आई होप यू पीपल गॉट ऑल ऑफ योर आंसर्स। अब तुम मैडम लोग, बहुत अच्छी ने पूरा साइकिल हमें समझा दिया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के कैसे फेलियर होगा। ठीक है ना, अब ये जब समझ आ जाएगी ना तो फिर तुम लोगों को डॉपलर की फाइंडिंग मांगने में या डॉपलर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैनेज हम किसको क्यों कैसे करें। अब ये इन सवालों का तुम लोग जवाब दो। व्हाई डीवी डॉपलर टू डिसाइड टाइम ऑफ डिलीवरी इन अर्ली एफजीआर? कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। Why DV Doppler is decided to time the delivery in early FGR? मैडम ये राइट हार्ट को वो कर रहा होता है, उसकी कोई ब्लड एक सप्लाई देखो, को। एक एक बोले प्लीज, एक बोलो। कौन बता रहे? मैं बता दूं? बता दो आसिया, बता दो। बिकॉज के जो है वो दिस इज कोरिलेटिंग विद umbilical artery Doppler side by side, and after when the umbilical artery Doppler जब umbilical artery Doppler मैडम खराब होता है तो इसके साथ जो है वो डीवी डॉपलर में भी वही रेजिस्टेंस जो है ना आना शुरू होता है। लाइक umbilical में अगर जो है वो RI इंक्रीज होगा तो साथ में जो है ना वो डक्टस वेनोसस में भी जो है ना वो RI इंक्रीज होगा। तो ये अर्ली जो है सबसे पहले जो पैरामीटर डिस्टर्ब भी होता है वो फीटल सर्कुलेशन का, वो अम्बिलिकल आर्टरीज ही होती हैं। तो दैट्स व्हाई अर्ली जो है एफजीआर में जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस वेनोसस डॉपलर जो होता है ना वो आप क्या कहते हैं खराब होता है। एनीवन एल्स? लेकिन डॉक्टर जी आदिया। पलवशा, अगर हम लोग अम्बिलिकल आर्टरी से कर रहे हैं तो हम तो सीक्वेंस से यही कर रहे हैं ना कि अम्बिलिकल आर्टरी खराब होगा, फिर ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट आएगा, एमसी आएगा, उसके बाद जाके डीवी आएगा, फीटल हार्ट। तो फिर जवेरिया, अर्ली करवाना आईयूजीआर तो में हमने डीवी है, एमसी। ठीक है, मेरी करवाते एक हैं हम डीवी है। डीवी क्यों तो फिर करवाते हैं? आई एम आस्किंग फॉर द रीजन। आदिया मैं बताइए। बताऊं? जी 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 नहीं मैडम, डॉक्टर मैडम मैं पलव बताऊं? पहले फातिमा बताएं फिर मेरी मैडम बारी। एक एक करके सब बताएंगे, मैं इनमें मैडम आंसर देती हूँ। जी मैडम, इसलिए कि डक्टल विनोसिस जो होता है ना ये फीटल कार्डिक कंप्रोमाइज को मतलब असेस करता है। अगर ये एब्सेंट हो जाए या रिवर्स ए वेव इंडिकेट करता है कि इमिनेंट फीटल एसिडोसिस है और इंडिकेशन करता है कि अर्जेंट डिलीवरी प्लान की जाए। ओके आदिया। मैडम, इन अर्ली एफजीआर हम बेसिकली जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्री मेच्योरिटी है उसको टर्मिनल इवेंट से बैलेंस आउट करते हैं। ऑल दो के बाकी चेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट जिस पे हमने डिसीजन लेना है, इसलिए हम डक्टस वेनोसिस को फॉलो करते हैं क्योंकि उस पर एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी है। बाकी चीजों में हम उस पे नहीं रिलाय करें। एनीवन एल्स? मैडम इसमें ना एनाटमी इन्वॉल्व होती है। जो डक्टस वेनोसस है ना वो कनेक्ट करता है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन को हेपेटिक वेन से या शायद पोर्टल वेन से, और जब वहाँ पे जो है ना वो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है ना अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, तो वो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हमें ट्रांसमिट होता है ना वो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं डक्टस वेनोसस में हार्ट के करीब, ये बिल्कुल करीब करीब होते हैं ना, तो इस वजह से जो है ना वो ये चेंज पहले आता है
जो हम उस पे सोनोग्राफी में हम डिटेक्ट करते हैं इसको पहले ना। कुछ सिनोसिस के खराब होने के विदिन 48 आवर्स आईयूडी हो जाती है। हाँ, तो ये जो होता है ना, ये कुछ इसमें ये चीज भी मैकेनिज्म भी होता है, क्योंकि मैडम मैंने एक दफा सोनोग्राफी का एक कोर्स किया था, तो उन्होंने मुझे ये बात उस वक्त बताई थी कि ये अब यहाँ पे हम प्रोब रखते हैं, तो वो इस जगह पे जहाँ पे डक्टस वेनोसस जो है वो इंफीरियर वेना केवा जो होता है ना, वहाँ पे जब हम प्रोब रखते हैं, तो जब हम डक्टस वेनोसस डॉपलर कर रहे होते हैं ना, तो हम सोनोग्राफी में प्रोब जो है ना वो हार्ट में वहां पे रखते हैं जहाँ से हार्ट में इंफीरियर वेना केवा निकल रही होती है, फीटल हार्ट से इंफीरियर वेना केवा निकल रही होती है। तो वो जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो सबसे ज्यादा हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अम्बिलिकल के बाद फिर डक्टस वेनोसस करना प्रेफर करते हैं अर्ली एफजीआर में। बाकी मैडम आप डॉक्टर बताइए। पलवशा, बस एक एक मेरी बात आप सुन लें कौन कि बोल रहा है? डॉक्टर पलवशा मैं बोल रही हूँ, मैं मतलब इस चीज में फंसी हुई मुझे हूँ ना कि नाम देखिए अभी नहीं आपने दिख जो रहे, मुझे नाम नहीं दिख रहे, बताओ कौन बोल जवेरिया, डॉक्टर जी पलवशा, जवेरिया। बस एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी अरे आपने क्वेश्चन सीक्वेंस क्वेश्चन बताया कि करना, तुम करना क्वेश्चन, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब तो तुम दो। मैं इसी चीज से सीक्वेंस रिलेटेड कर खराब रही हो हूँ ना कि जाता है मैं तो उस चीज में फंसी हुई हूँ कि मतलब हम अब देखें। चलें ठीक है, आप पहले इसका आंसर बता दें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। ओके। मैडम इसका आंसर ये होगा कि हम ना मैक्सिमम फीटस को लेके जाएंगे जब तक उसका डीवी खराब नहीं होगा, हम प्री टर्म में वो अर्ली एफजीआर में डिलीवरी नहीं हु इज कराएंगे। दिस टॉकिंग, हु इज दिस टॉकिंग? डॉक्टर शहजीना। शहजीना, ओके ठीक है। अब और ना आलिया मतलब जो लेट फातिमा आई। शहजीना, वेरी वेल डन। ये पूरा सीक्वेंस पढ़ाने का मतलब ही ये था कि डीवी एंड में खराब होता है, अर्ली एफजीआर में 32 तक जो है डेफिनेशन पता है ना। अब यहाँ पर अगर हमें बच्चा एफजीआर मिल रहा है यार, तो मुझे तो डिसाइड करना है ना, मैं उसको एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी ना दूं। मुझे अब लंग मेच्योरिटी और एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी इन दोनों के बीच में बैलेंस आउट करना है। एंड आई नो द फिजियोलॉजी के टर्मिनल स्टेज डीवी डॉपलर है। Once my baby is diagnosed with FGR, I will keep on doing DV Doppler so that I will make sure कि डीवी खराब नहीं हो रहा, मीन्स मैं बच्चे को मेच्योरिटी के लेवल तक लेके जा सकती हूँ, लंग मेच्योरिटी। अगर खुदा ना खास्ता मेरी मॉनिटरिंग के दौरान डीवी खराब हुआ तो मैं फिर बस बच्चे को निकालूंगी। इसीलिए 2 हफ्ते पहले डिलीवरी के टाइम जो भी दिए हुए हैं ना एंड डायस्टोलिक फ्लो के हिसाब से, उसके 2 हफ्ते पहले वो लोग स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं टाइम गेन कर रही हूँ कि मैं एक्सट्रीम प्रीमेच्योर बच्चा बाहर ना निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है डीवी डीवी इज द एंड स्टेज, डीवी इज द लास्ट स्टेज, इट कॉम्प्रोमाइजेज इन द एंड। तो अगर बच्चा आखिरी स्टेज पे होगा खुदा न खास्ता, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे बच्चा आउट करना है। तो हादिया का आंसर बहुत पॉलिश था, फातिमा का कॉन्सेप्ट था, शहजीना का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द एनाटमी आसिया, वो तो करने वाली आपको वो बता रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा बताने का मकसद था ना वो यही था, पहले ये खराब हो रहा है, फिर ये खराब हो रहा है, फिर ये खराब हो रहा है। अर्ली एफजीआर में डीवी इसलिए कि मुझे लंग मेच्योरिटी और एक्सट्रीम प्री मेच्योरिटी में और बच्चे के सर्वाइवल रेट में मुझे बैलेंस करना है। मैं टाइम गेन कर रही हूँ, जब तक डीवी खराब नहीं होता आई एम नॉट वरीड। तो मैडम ये तो ऑब्वियस सा आंसर था, इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी थोड़ी तो थी। कल आप लोगों को नहीं था ना पता इसका, परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे तुम लोगों का क्वेश्चन जी था मैडम, लेकिन कि अभी तो अर्ली अभी में। तो आपने बताया, तो अभी तो ये बात समझ आ गई है मैडम। हाँ तो फिर अब मुझे ये बताओ कि लेट में तुम लोग एमसीए क्यों कराते हो? डॉक्टर पलवशा, मेरा भी क्वेश्चन सुन लें। बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा, क्या अटका हुआ है तुम्हारे? मैं इसमें ये कह रही हूँ कि अभी आपने जो सीक्वेंस बताया उसमें पहले अम्बिलिकल आर्टरी ड्रॉपलर खराब हो रहा है, उसके बाद आप उसका एमसीए खराब हो रहा है, उसके बाद डीबी खराब हो रहा है। अगर अर्ली आईयूजीआर आ रहा है तो उसके अंदर हम एमसीए क्यों नहीं करा रहे पहले, अगर अम्बिलिकल आर्टरी ड्रॉपलर खराब आ रहा है हमारे पास, ताकि हमें प्रिडिक्ट हो जाए कि ये वर्सनिंग की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। एमसीए का रोल अर्ली में क्यों नहीं है? अर्ली नहीं, यही तो मैं तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अर्ली में तुम्हारा कंसर्न क्या है। अर्ली में मेन कंसर्न क्या है? डिलीवरी है, है डिलीवरी ना, है। है ना। तुम्हें 32 हफ्तों तक लेके भी जाना है, तुम्हें उसकी लंग मेच्योरिटी भी बच्चे की चाहिए, एक्सट्रीम प्रीमेच्योर भी नहीं निकालना।
तो तुम्हें इंटरवीन भी नहीं जल्दी करना है ना उसकी प्री मेच्योरिटी की वजह से। तो डीवी इज द आखिरी स्टेज। तुम्हारा डर क्या होगा? तुम सीक्वेंस में लेके जाना चाह रही हो कि तुम वेट करोगे कि पहले एमसीए खराब होगा, अच्छा अब इसका डीवी खराब होने वाला होगा, अब मैं इसको निकालती हूँ, नहीं ना। बल्कि तुम उल्टा क्या करोगी, तुम डीवी चेक करोगी, यार वो सही है, बस ठीक है, इसका मतलब है बेबी इज कॉपिंग अप, मैं बस इसको स्टीरॉइड देती हूँ 32 तक लेके जाऊं और बस फिर मैं इसको निकाल लूंगी। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैं दे रही हूँ आसान ठीक है बात ठीक में? है ठीक है, समझी ना? मतलब ये कि तुम एमसीए मैं सीक्वेंस क्यों करा भी फॉलो लूँ कर रही ना हो? भी कराऊँ। सीक्वेंस भी तुम्हारी हाँ अंडरस्टैंडिंग के ठीक लिए है बताया ताकि मैं ये पॉइंट बता सकूं तुम लोगों को। ठीक है ठीक है। ठीक है, हम्म अब इस पे आओ। अब मुझे बताओ एमसीए क्यों करवाते हो लेट में, डीवी क्यों नहीं कराते हो? जी आद्या। मैडम क्योंकि थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है ना लेट में, तो हम डेक्सा भी लगा देते हैं हम्म। इसलिए। फिर हम मतलब लेट जब एमसीए देखो, डॉपलर खराब होता है तो हम फिर डिलीवरी करा देते हैं। हर चीज का ना कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा पहले कंसर्न क्या था कि तुम बच्चे को आगे लेके जाओ, थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लो ना बच्चे को, 32 33 तक ले जाओगे, डीवी खराब नहीं होता। अब लेट एफजीआर में बच्चा तो टर्म पर है ऑलमोस्ट, लेकिन अब तुम एमसीए क्यों करवा रही हो? एमसीए से तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम जल्दी डिलीवर करा दोगी? आदिया। ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट देख लेंगे। क्योंकि इसमें हम अर्ली प्रिडिक्ट कर लेंगे ना कि अगर एमसीए खराब हो रहा है तो फिर तो हमें डीबी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा ऑलरेडी टर्म के करीब है, आप उसको डिलीवर कर दो। ठीक है, एनीवन एल्स? मैडम मैडम मैं बताऊं? एमसीए में हमें टाइम ड्यूरेशन भी तो मिल जाता है ना। अब कोई बच्चा अगर 34 को क्रॉस कर चुका है, वो अर्ली एफजीआर था लेकिन वो 34 को क्रॉस कर चुका है और उसका एमसीए अभी तक इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, तो फिर हम आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना। ठीक है। एमसीए तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है ना, वो बैड थोड़ी होता है। अगर मिडिल सेरेब्रल जो है आर्टरी डॉपलर में अगर फ्लो अच्छा है तो वो तो गुड साइन होता है कि ब्रेन स्पेयरिंग हो रही है। अभी बच्चे को मतलब मतलब लंग मेच्योरिटी नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। अगर तुम्हें एमसीए नॉर्मल मिलता है इट मींस बेबी फिर का फॉरेन डक्टस कार्डियक स्पिनोसस फेलियर नहीं हुआ उसमें है, फिर बेबी फॉरेन इज डक्टस स्टिल स्पिनोसस कॉपिंग करा अप। के और जो है वो डिलीवरी डिसाइड करेंगे, या एमसीए की बेस पे भी कर लेंगे अगर डक्टस स्पिनोसस नहीं करवा सकते तो। हम डीवी नहीं कराते, हम एमसीए ही कराते हैं या हम सीपीआर रेशियो चेक करते हैं। हादिया। जी मैडम, सिंस इस पे आके हमारी प्री मेच्योरिटी का फैक्टर एक्सक्लूड हो गया है, अब हम बेबी को फीटल ब्रेन कॉम्प्रोमाइज को बचाते हुए एमसीए पे डिसीजन लेंगे कि अगर वो स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन स्पेयरिंग हो रही है, तो अब हम प्लान कर लेंगे उसकी डिलीवरी। वी डोंट वांट कि ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट डेवलप हो। बिल्कुल। इसकी रीजन ये है, देखो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मिल गया, इसकी रीजन ये है लेट एफजीआर में बच्चे जो है ना, अब उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, गर्ल्स बच्चों को जो टर्म तक जा रहे होते हैं ना, बच्चे लेट वाले, उनको ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनमें थोड़ी सी भी अगर ऑक्सीजन कम होगा ना, वो हाइपोक्सिया को, सडन हाइपोक्सिया या इवॉल्विंग हाइपोक्सिया, उसका स्ट्रेस वो बेयर नहीं कर पाते। तुम लोगों ने गाइडलाइन में पढ़ा होगा कि लेट एफजीआर अगर डिलीवर नहीं होते इनकी सडन डेथ हो जाती है। ये लोग इतना अच्छा कॉम्पनसेट नहीं कर पाते, इस वजह से हम लेट एफजीआर में डीवी तक वेट नहीं करते। हम बस एमसीए खराब होता है या बच्चे की सीटीजी खराब होती है, उसमें रिपीटेड डी सेल्स आती हैं, तो फिर हम बच्चे को जल्दी डिलीवर कर देते हैं, 37 तक हम डिलीवर कर देते हैं अगर एमसीए खराब होता है तो। ये रीजन है लेट एफजीआर की, कि ये माइल्ड हाइपोक्सिया को भी अच्छे से कॉम्पनसेट नहीं कर पाता, फिर इनमें हम डीवी तक नहीं जा सकते वरना इनकी सडन डेथ हो जाएगी। ये रीजन है एमसीए करवाने का। दैट्स व्हाई गाइडलाइन सेज कि लेट एफजीआर में डीवी का रोल नहीं है, हम एमसीए डॉक्टर करवाएंगे, दैट इज मोर रिलायबल। मेक सेंस? क्योंकि अगर इसमें तुम लोगों ने डीवी तक का वेट किया ना, बच्चा जो है, अब अगर तुम उसको डिलीवर करवाते हो, लेट्स सपोज वो आगे चल के लेबर में चली जाती है, पीछे उसकी एनवीडीज हुई थी, ये बच्चा फिर इसमें रिजर्व्स कम है, ये बच्चा लेबर का स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाएगा। इसमें हम हाइपोक्सिया को मजीद इवॉल्व नहीं होने दे सकते। ठीक है, दैट्स द रीजन कि हम एमसीए डॉक्टर करवाते हैं लेट एफजीआर में। आई होप थोड़ी मैडम सेंस बनी हो। मैडम
फिर मैडम फिर इसमें एक बात हुई ना कि अर्ली एफजीआर में फिर हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई ना, एक अम्बिलिकल आर्टरी और एक डक्टस वेनोसिस। अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल इशू है तो हम बीच में से मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को स्किप कर सकते हैं ना डॉपलर को। फाइनेंशियल इशू, ये आई डिडंट गेट यू, मतलब मतलब लाइक अगर कोई पेशेंट अगर अफोर्डिंग नहीं है, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अर्ली एफजीआर का पाथवे जो है उसमें मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को हमेशा इंक्लूड रखना जरूरी है, या सिर्फ हम अम्बिलिकल और डक्टस वेनोसिस पे ही अर्ली एफजीआर का डिसीजन ले सकते हैं? देखो अम्बिलिकल को तो आप मॉनिटर कर रहे हो उसकी प्रोग्नोसिस के लिए, ठीक है, और डीवी आप सिर्फ उसमें यूज कर रहे हो डिलीवरी के, मुझे बच्चा ये मम्मा के यूट्रस से कब बाहर निकालना है। डीवी खराब हुआ तो मतलब अंदर ही मर जाएगा, बेटर है कि मैं बाहर निकालूं। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अगर पहले रिड्यूस था तो भी ठीक है, चलाती रहोगी। एब्सेंट या रिवर्स हो जाएगा तो फिर तुम डीवी डीवी फौरन से करोगी कि चेंजेस इसमें स्टार्ट। अगर डीवी ठीक है तो फिर भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, आप उसको बल्कि स्टीरॉइड्स दे दो, एडमिट कर लो, एंड देन रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स आप देखो, कोई और मम्मा में इंडिकेशंस है, मम्मा के कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर आप निकाल लेते हो बेबी। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आसिया? डॉपलर करवाने जाएगी तो बस फिर तो वो पूरा डॉपलर करवा के आ जाएगी ना, इसीलिए डेली सीटीजी डेली होती है। एंड और जो लिखा हुआ है ना वो इसीलिए तुम डेली सीटीजी भी कर सकती हो। अगर सीटीजी, क्योंकि डीवी और सीटीजी एक साथ खराब हो रही होती हैं, अगर सीटीजी में चेंजेस आ गई हैं, रिपीटेड टी सेल्स मिल रही हैं, तो फिर इट मींस के बेबी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, फिर आपको इमिनेंट डिलीवरी उसकी प्लान करनी है। सीटीजी का भी बहुत रोल है इसमें। मैडम फिर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी बोलें। मैडम हर अर्ली एफजीआर के पेशेंट में मिडिल सेरेब्रल करवाना जरूरी है? नहीं अर्ली में तो करवा ही नहीं रहे। नहीं, नहीं। अर्ली में क्यों कराते?